जय हिंद। एक सहायक पुलिस कमिश्नर अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर घर पहुंचे हैं। 600 किलोमीटर दूर स्थित घर में परिवार वालों से मिलने के बाद खुशी का माहौल है। अब इस बीच होता क्या है, शाम को उनका भतीजा घर पर आता है। मटन के साथ साथ काफी अच्छा खाना, स्वादिष्ट भोजन खाने में बनाया जाता है। अब रात को अचानक से पूरी तस्वीर बदल जाती है। कमिश्नर साहब के कमरे से गोली चलने की आवाज आती है। तभी पूरा परिवार दौड़ता है पुलिस कमिश्नर के कमरे की तरफ। गोली चलने की आवाज जहां से आई थी, वहां पर सहायक पुलिस कमिश्नर की पत्नी का शव पड़ा हुआ था। अब थोड़ी देर में सहायक पुलिस कमिश्नर के भतीजे, उनके दोनों बेटे, उनकी सास और उनकी मां दौड़कर उनके कमरे की तरफ आती हैं। अब जैसे ही वो कमरे में आकर तस्वीर देखती हैं, सभी बेहोश होने वाले हो जाते हैं। इस बीच पूरा परिवार कोशिश करता है कि वो अपने हाथ से पिस्टल को छोड़ दे, पर सहायक कमिश्नर नहीं मानते और वो अपने बेटे को कहते हैं कि तुम दूर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। इस बीच अचानक से वो अपने भतीजे पर गोली चलाते हैं और थोड़ी देर बाद दरवाजा बंद कर लेते हैं। और फिर जो तस्वीर देखने को मिलती है, उसे सुनकर और देखकर सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस पूरे केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कॉमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा महाराष्ट्र के पुणे में, जहां पर भरत गायकवाड़ का पूरा परिवार रहता है और वो सहायक पुलिस कमिश्नर के पद पर अमरावती में तैनात है। अब दरअसल जो भरत गायकवाड़ है, उनका पूरा परिवार पहले पुणे के पार्वती इलाके में रहता था। उसके बाद तकरीबन 3-4 साल उन्होंने अपने सपनों का महल बनाने की कोशिश की और उसके बाद जब फाइनली उनका घर बनकर तैयार हुआ तो तकरीबन 1 साल पहले उनका पूरा परिवार अपने लक्ष्मण नगर स्थित घर में शिफ्ट हो गया। अब घर में तो परिवार शिफ्ट हो गया, पर जो भरत गायकवाड़ हैं, उन्हें अपनी होम पोस्टिंग नहीं मिली। उनकी पोस्टिंग थी अपने घर से तकरीबन 601 किलोमीटर दूर अमरावती में, क्योंकि पुणे से अमरावती की दूरी है तकरीबन 601 किलोमीटर दूर। यानी कि अब असिस्टेंट कमिश्नर साहब को जब भी अपने घर आना होता तो लंबी छुट्टी लेकर ही आना होता, अन्यथा उन्हें अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर ही रहना पड़ता था। अब अगर पुलिस कमिश्नर साहब के परिवार की बात करें तो उनका जो बड़ा बेटा है वो सेकंड हैंड कारें खरीदने और बेचने का काम करता है, जो कि काफी अच्छे से अपना बिजनेस चला रहा था। वहीं जो दूसरा बेटा है, छोटा बेटा सुहास, वो भी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था, पढ़ने में अच्छा था। तीसरा, उनकी जो सास है वो भी उन्हीं के पास रहा करती थी, उनकी माँ उनके पास रहा करती थी। कुल मिलाकर जो पूरा परिवार था, जब इकट्ठा होता था तो हंसी खुशी ही नजर आती थी। कभी भी गम या लड़ाई देखने को पूरे परिवार में नहीं मिली। बस एक कमी पूरे परिवार में खलती थी, वो थी सहायक पुलिस कमिश्नर साहब की, जो कि घर से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर अपना फर्ज निभा रहे होते थे। अब भरत गायकवाड़ काफी समय से अपने घर जाना चाह रहे थे, पर पुलिस की नौकरी ही ऐसी है जिसमें छुट्टी अक्सर नहीं मिला करती। अब फाइनली उनकी छुट्टी अप्रूव हुई 15 जुलाई साल 2023 में। रिटायरमेंट भी नजदीक थी, इसलिए वो चाहते थे कि अपनी जितनी भी छुट्टियां उनकी फालतू हैं उन्हें एग्जॉस्ट कर लें, उनका यूटिलाइजेशन कर लें। अब इस बीच 15 जुलाई को भरत गायकवाड़ सहायक पुलिस कमिश्नर अपने घर पहुंचते हैं पुणे में। पूरा परिवार एसीपी साहब को देखकर काफी खुश है, दोनों लड़के, इसके साथ ही उनकी मां और उनकी सास भी काफी खुश हैं। अब तकरीबन 5 से 7 दिन बीत चुके हैं और 23 जुलाई का दिन आता है। 23 जुलाई यानी रविवार का दिन होता है। इस दिन उनका भतीजा घर पर आता है। दरअसल उनका भतीजा दीपक अक्सर तब घर पर आता था जब एसीपी साहब घर पर आए होते थे। वो उनके लिए स्पेशल अपनी मां से मटन बनवा कर लाता था। अब 23 जुलाई को भी कुछ ऐसा ही हुआ। दीपक हर बार की तरह इस बार भी अपने घर से मटन तैयार करवा कर लाया और इसके साथ ही एसीपी साहब के घर भी खाने पीने की स्वादिष्ट चीजें बनी थी। अतः पूरा जो परिवार था वो घर पर बैठकर स्वादिष्ट भोजन डिनर के तौर पर करता है और ठहाके लगाता है, खुशी मनाता है और अपने
पुराने समय को भी याद करता है। इस बीच सहायक पुलिस कमिश्नर अपने दोनों बेटों और भतीजे से लगातार पूछ रहे थे उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में। इसके साथ ही पढ़ाई कैसी चल रही है इसके बारे में पूछ रहे थे, और परिवार में क्या कुछ चल रहा है, उनकी एब्सेंस में क्या कुछ होता है, यह सब जानने की कोशिश डिनर टेबल पर सहायक पुलिस कमिश्नर कर रहे थे। अब सबने खाना खा लिया है, टीवी देखकर भी सब फ्री हो गए हैं और रात के तकरीबन 10 बजे पूरा परिवार अपने अपने कमरों में चला जाता है। दोनों बेटे यानी हर्षवर्धन और सुहास अपने कमरों में चले जाते हैं। एसीपी साहब और उनकी पत्नी मौनी अपने कमरों में चले जाते हैं। उनकी सास और उनकी मां भी अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। अब इसके बाद तकरीबन 4 से 4.5 घंटे का समय बीतता है और अचानक से घर में जब पिन ड्रॉप साइलेंस होता है तभी आवाज आती है झगड़े की। सहायक पुलिस कमिश्नर अपनी पत्नी के साथ किसी बात पर कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक झगड़ रहे होते हैं। अब थोड़ी ही देर में जब तक ये बात किसी को पता चलती, गोली चलने की आवाज आ जाती है और समय होता है सुबह के तकरीबन 3 बजे, यानी कि 24 जुलाई सोमवार सुबह 3 बजे अचानक से एसीपी साहब के कमरे में गोली चलने की आवाज आती है। अब जैसे ही गोली चलती है पूरा का पूरा परिवार सहायक पुलिस कमिश्नर के कमरे की तरफ दौड़ता है। सभी को यह लगता है कि शायद ऐसा ना हो कि पुलिस कमिश्नर साहब अपने पास ही पिस्टल को लेकर सो गए हों और गलती से ट्रिगर का बटन दब गया हो। हालांकि इस बात का आभास किसी को भी नहीं हुआ कि अगर पिस्टल को किसी पर चलाना भी हो, यानी गोली चलानी हो, तो उससे पहले उसे लोड करना पड़ता है। बहरहाल पूरा परिवार दौड़कर जब सहायक पुलिस कमिश्नर के कमरे में पहुंचा तब उनके कमरे का अंदर से ताला लगा हुआ था। अब इस बीच रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक उनका छोटा बेटा सुहास फौरन भागकर डुप्लीकेट चाबी यानी दूसरी चाबी लेकर आता है और वो अपने कजन ब्रदर दीपक को यह चाबी पकड़ा देता है। अब जो दीपक है वो शाम को मटन लेकर एसीपी साहब के घर आया था, पर वो वापस अपने घर नहीं गया क्योंकि रात को बहुत तेज बारिश पड़ी थी। तेज बारिश पड़ने के कारण उसने फैसला किया कि वो अपने चाचा जी के घर पर ही रात को रुकेगा। इसी वजह से दीपक उस समय घर पर मौजूद था और वो भागकर एसीपी साहब के कमरे को खोलने लगता है। चाबी लगाते ही जैसे ही वो कमरे को खोलता है, सामने जो तस्वीर देखने को मिलती है उसे देखकर पूरे का पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अब रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जैसे ही सहायक पुलिस कमिश्नर का भतीजा उनके कमरे के दरवाजे को खोलता है तो सामने की तस्वीर कुछ ऐसी होती है कि कमिश्नर साहब की पत्नी बेड पर मृत पड़ी होती हैं और उनके सिर में गोली लगी होती है। अब इस बीच वो अपने चाचा जी को रोकने की कोशिश करता है। अब जैसे ही वो कोशिश कर रहा होता है दोनों के बीच में बहसबाजी होती है और जो चाचा यानी सहायक पुलिस कमिश्नर होते हैं वो फौरन गोली तान देते हैं अपने भतीजे दीपक की तरफ और अचानक से उसके सीने में गोली मार देते हैं। अब 2 लोगों की गोली चलने से मौत हो चुकी थी। इस बीच कमिश्नर साहब का छोटा बेटा सुहास, बड़ा बेटा हर्षवर्धन और उनकी जो मां थी, उनकी सास थी, सभी के सभी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। सभी के सभी समझाने की कोशिश कर रहे थे और पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि वो गोली चलाने पर मजबूर हो गए हैं। और वो सभी को, खास तौर पर अपने बेटे को कह रहे थे कि तुम दूर हट जाओ, नहीं तो गोली तुम पर भी चला दी जाएगी। इस बीच रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक पूरा परिवार पीछे हो जाता है और कमिश्नर साहब अपने कमरे का दरवाजा फिर से बंद कर लेते हैं और अचानक से एक बार फिर से गोली चलने की आवाज आती है। इस बार जो गोली चली थी वो सहायक पुलिस कमिश्नर पर कथित तौर पर चली थी। कुल मिलाकर 24 जुलाई की जो सुबह थी वो इस परिवार से 3 लोगों की जान लेकर चली गई। अब जैसे ही ये घटना घटित होती है, जो सहायक पुलिस कमिश्नर हैं उनके बेटे फोन करते हैं पुलिस को, पूरी घटना की जानकारी देते हैं और फौरन जानकारी मिलते ही पुलिस घर पर आती है। पूरे मामले की तहकीकात शुरू की जाती है। जो मोबाइल फोन्स हैं उनको अपनी कस्टडी में लिया जाता है, यानी कि उनकी पत्नी मौनी, उनके भतीजे का मोबाइल फोन और साथ में पुलिस कमिश्नर साहब का मोबाइल फोन, उनकी चैट, सब कुछ टैग किया जाता है और उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया जाता है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में एफआईआर रजिस्टर करती है आईपीसी की धारा 302 और आर्म्स एक्ट के तहत। अगर आईपीसी की धारा 302 की बात की जाए तो इसके तहत हत्या यानी मर्डर की सजा दी जाती है। इसके तहत सजाए मौत
या फिर उम्र कैद की सजा दी जा सकती है और इसके साथ ही दोषी को जुर्माना भी किया जाता है। बहरहाल इस मामले में आरोपी जो थे वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। कुल मिलाकर इस मामले में अगर आरोपी दोषी बनता भी है तो भी उसे सजा नहीं दी जा सकती। पर बहरहाल इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर के परिवार में ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें मजबूर कर दिया गोली चलाने के लिए, 3 लोगों की जान लेने के लिए? इसके बारे में इनिशियली किसी को भी पता नहीं चला। पर अगर इस पूरे मामले में धैर्य से, पेशेंस से काम लिया जाता तो शायद इस घटना को टाला जा सकता था। इसलिए हमेशा सहनशीलता और धैर्य से काम लेना जरूरी है। जय हिंद।